हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? आप लोग सब कैसे हो ये सारे लॉकडाउन के पीरियड में? ऑल्दो सब लोग घर में सेफ एंड साउंड हो, आई होप। सो टुडे विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर ऑफ हिस्ट्री। हम हिस्ट्री का सबसे फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ओके, तो यूरोप में जो ये राइज ऑफ नेशनलिज्म है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बट इससे पहले आई वांटेड टू से समथिंग। आप लोगों से मैं कुछ शेयर करना चाहती हूँ, कुछ बोलना चाहती हूँ, क्योंकि हम सबको पता है हिस्ट्री बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं होती, बहुत बच्चों को पसंद भी नहीं होती, बहुत बच्चे इसे बोरिंग साउंड करते हैं। सो दैट ऑल इज़ अ पार्ट ऑफ स्टडी। वो सबके अपने अपने ओपिनियंस होते हैं। फॉर मी ऑल्सो हिस्ट्री कहीं ना कहीं बोरिंग है, बट अगर हम हिस्ट्री को अच्छे से पढ़ेंगे तो एट सम पॉइंट हमें इंटरेस्टिंग लगने लगती है। डिपेंड करता है कि हम कैसे पढ़ते हैं, हम कैसे समझते हैं। बच्चों, यहाँ पर हमें हिस्ट्री का पॉइंट समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके कॉजेज़, उसके रीजंस, उसके आउटकम्स, उसके ब्रिंगिंग और उसके कंक्लूजन समझना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ताकि हम इससे होने वाले क्वेश्चंस को टैकल डाउन कर सकें। और इसके लिए बच्चों आपका नोट्स को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। आज इस वीडियो के इंटरेक्शन के बाद, ये हमारा जो फर्स्ट वीडियो है, इसके इंटरेक्शन के बाद मैं चाहती हूँ कि आप लोग के जो टाइड अप नोट्स इसके साथ आप लोग उसको अच्छे से पढ़ो, उसके अंदर की जो चीज़ें उसे पढ़ो। अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो टेक अ हेल्प फ्रॉम द सर्च इंजन, उसे अच्छे से अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए, ताकि जब नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसके आगे की टॉपिक्स को रिलेट करें, आगे जब मैं पढ़ना आप लोगों को पढ़ाना स्टार्ट करूं, तो आप लोग उसको थोड़ा वेल अवेयर हो कि हाँ आप लोग क्या पढ़ रहे हो, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल। ऐसा नहीं है कि ये एक सॉर्ट ऑफ इसे प्रेशराइज करने की आपको ज़रूरत नहीं, प्रेशर वाइज लेने की ज़रूरत नहीं कि हाँ पढ़ने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि वी आर स्टडिंग इन अ मीडियम लाइक हम एक ऐसे मीडियम पे पढ़ाई करें जो एक वीडियो है, क्लास नहीं है कि मैं आपको एक एक लाइन पैरा पढ़ूँ, उसे आप लोगों को समझाऊँ ताकि आप लोगों को एक एक बातें समझ आए। ठीक है, मैं वो भी यहाँ पे कर सकती हूँ, मैं बुक ले सकती हूँ और आप लोगों को पढ़ के समझा सकती हूँ। बट आपके पास, मुझे नहीं पता एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आपने बुक यूज़ करा है कि नहीं, आप बुक यूज़ कर रहे हो कि नहीं। मुझे बस आपसे इसके थ्रू आप लोगों को सब कुछ समझाना है। सो इट्स बेटर कि आप नोट्स पढ़ कर आइए। ओके, सो आई होप कि फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास आप लोग अपने नोट्स को पढ़ कर आएंगे। एटलीस्ट 3 to 4 टॉपिक्स इसके फर्दर का पढ़ लेंगे, ताकि हम लोग आगे क्लास को अच्छे से कंटिन्यू कर सकें। सो मूविंग ऑन टू द चैप्टर। This chapter deals with many of the issues visualized by सूर्यू एंड वी विल, जो होता है ना हमारा फ्रेडरिक, जो यहाँ के राजा है, ये उनका विजुअलाइजेशन है। ठीक है, सूर्यू का विजुअलाइजेशन है। ये पूरा चैप्टर उसके विजुअलाइजेशन पे ही बेस्ड है, उसके अराउंड ही लुक करता है कि विल लुक एट द डाइवर्स प्रोसेसेस थ्रू विच नेशनल स्टेट्स एंड नेशनलिज्म केम इनटू बीइंग इन 19th सेंचुरी। ये जो फ्रेडरिक है, इसके विजुअलाइजेशन के थ्रू हम लोग देखेंगे कि इसने 19th सेंचुरी में नेशनलिज्म जब आया था तो कौन से अलग अलग डिस्टिंक्ट प्रोसेस से हमारे इस यूरोप में जो नेशनलिज्म है उसे किस तरह से देखा, किस तरह से टैकल अप किया, या किस तरह से उसे डाइवर्स, मतलब क्या होता है, डिफरेंट प्रोसेसेस, अलग अलग प्रोसेसर से सेटअप किया। क्योंकि ये जो फ्रेडरिक है हमारे, ठीक है, फ्रेडरिक सोरियो, इनका जो विजन है ना, ये कई बार ऐसा होता था जो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं होता, जो कि हम नॉर्मली देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते, बट वो ऐसा विजुअलाइजेशन कर लेते थे। ठीक है, ये पूरा चैप्टर जो है उसी के अराउंड में है कि उस प्रोसेस को लेते हुए भी फ्रेडरिक ने किस तरह यहाँ पर अलग अलग मेथड्स को यूज़ करके 19th सेंचुरी में हमारे यूरोप को एक क्राइटेरिया दिया, दैट इज़ नेशनलिज्म। ओके, सो फ्रेडरिक सोरियो का जो विजन था, विजन ऑफ द वर्ल्ड, उसका जो नज़रिया था पूरे दुनिया का, उसका नज़रिया था एक फ्रेंच, उसका पूरा नज़रिया एक फ्रेंच आर्टिस्ट कि वो पूरे दुनिया को किस नज़र से देखता है, या उसके हिसाब से पूरी दुनिया कैसी है। हमें इस चैप्टर को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम जानें कि आखिर फ्रेडरिक जो है वो सोचता क्या था, उसका विजन कैसा था। उसके ये जो पूरा विजन है ना, उसकी पूरी अंडरस्टैंडिंग माइंड की, ये सब एक फ्रेंच आर्टिस्ट ने 1848 में एक सीरीज़ प्रिपेयर किया था, 4 प्रिंट्स विजुअलाइजेशन। ठीक है, उसने उसके ड्रीम्स, उसके विजन्स, उसके सेटअप, सब कुछ इसमें प्रिपेयर करके एक सीरीज़ निकाली थी और वो प्रिंट किया था। ठीक है, और ये प्रिंट जब हुआ था वो तभी हमें ये पता चला था कि फ्रेडरिक एक ऐसी दुनिया बनाने के बारे में सोच रहा है, या फ्रेडरिक एक ऐसे विजन में जीता है जिसमें वो एक ऐसी दुनिया के बारे में बताना चाहता है जहाँ पर ड्रामेटिक और सोशल रिपब्लिक हो। जो वो दुनिया किस चीज़ से बनी हो, ड्रामेटिक और सोशल रिपब्लिक से, विच इज़ नॉट पॉसिबल बच्चों। तो इसलिए हम उसके विजन को कह सकते हैं कि उसका विजन रियलिटी बेस्ड नहीं था फ्रेडरिक का, बट स्टिल दो उसने चेंजेस किए
इसीलिए उसके ये सारे विजन्स अभी हम लोग पढ़ाई करेंगे, उसके विजन्स के बारे में भी हम लोग स्टडी करेंगे कि जो फ्रेडरिक सोरियो है उसका जो विजन्स है वो कैसा था, ठीक है। और ये विजन्स हमें एक फ्रेंच आर्टिस्ट ने 1848 के एक सीरीज़ में बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके दिया है। उसने इसके 4 प्रिंट्स ऑफ विजुअलाइजेशन निकाले हैं। सो मूविंग ऑन टू द विजुअलाइजेशन की उसके विजन्स क्या थे। द फर्स्ट प्रिंट, जो उसका सबसे पहला प्रिंट था, जो हमारे फ्रेंच आर्टिस्ट हैं उसने क्या बताया। द फर्स्ट प्रिंट जो है शोज़ द पीपल ऑफ यूरोप एंड अमेरिका मार्चिंग इन अ लॉन्ग ट्रेन एंड ऑफरिंग होमेज टू द स्टैचू ऑफ लिबर्टी एज दे पास इट। जो सबसे पहला प्रिंट था वो हमें क्या दर्शा रहा था कि वहाँ पे फ्रेडरिक क्या सोच रहा है कि बहुत सारे जो यूरोप और अमेरिका के लोग हैं वो मार्चिंग करिए, मतलब चलते हुए, मार्चिंग मतलब क्या, मूविंग इन अ लाइन, जो कि दोनों एक दूसरे से कोऑर्डिनेट, अच्छे से उन लोगों का कोऑर्डिनेशन हो, उस तरह के लाइन में चल करके एक लंबी सी चेन बनाई और उन लोगों ने होमेज मतलब सम्मान दिया, रिस्पेक्ट दिया किसको, स्टैचू ऑफ लिबर्टी को। वो जो टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट होता है ना स्टैचू ऑफ लिबर्टी के हाथ में, ठीक है, वो जो फीमेल के थ्रू कैरिड होता है, इन वन हैंड एंड द कार्टर ऑफ राइट्स मैन इन द अदर। और दूसरे में क्या था उसका, कार्टर ऑफ राइट्स, राइट्स का एक बुक था, वो दूसरे में था, ठीक है। ये उसकी सोच थी, ये पहला विजन था उसका। क्या विजन था पहला, ये प्रिंट हमें साफ बता रहा है कि फ्रेडरिक किस तरह का विजन रखता है, जहाँ पर उसने देखा कि यूरोप और अमेरिका के जो लोग हैं वो एक साथ मार्च करते हैं और वो स्टैचू ऑफ लिबर्टी जैसे ही वो उसको पास करते हैं उसको वो लोग रिस्पेक्ट देते हैं। वो रिस्पेक्ट किसी भी तरह दे सकते, सल्यूट करके, बंदूक की गोलियां चला करके, या उनके तरफ 2 मिनट साइलेंट होकर के, ठीक है। दे आर पेइंग होमेज टू द स्टैचू ऑफ लिबर्टी। और स्टैचू ऑफ लिबर्टी का जो इनलाइटमेंट है वो कौन, एक फीमेल कैरी करती है और उसके एक हाथ में क्या होता है, कार्टर बुक, वो जो हमारा राइट्स और रेगुलेशंस वाला बुक होता है ना, वो उनके हाथ में था। ये उसका पहला विजन था। द नेक्स्ट ऑन द अदर, उसका जो दूसरा था, द अर्थ इज़ अ फोरग्राउंड लाई इन द सैटर्ड रिमेन्स ऑफ द सिम्बल्स ऑफ, अब क्या उसको कहते हैं, एब्सोल्यूट कहते हैं, ठीक है, एब्सोल्यूट इंस्टीट्यूशन। दूसरा उसका मानना ये था जो हमारी पृथ्वी है, जो हमारा फोरग्राउंड है, वो एक शैटर्ड मतलब एक दबा हुआ, शैटर्ड मतलब क्या, पूरी तरह से ख़त्म हो जाना, शैटर हो जाना, डिप्रेस हो जाना, एक ऐसे रिमेन्स में है जो किसका सिम्बल्स दर्शाता है। मतलब ये क्या है ना, एब्सोल्यूटिक इंस्टीट्यूशन का मतलब होता है एक ऐसा गवर्नमेंट जहाँ पूरी पावर किसी एक सिंगल रूलर के हाथ में हो या किसी एक सिंगल इंस्टीट्यूशन के हाथ में हो। तो इसका कहना है कि हमारी पूरी पृथ्वी दबी हुई, शैटर्ड हो चुकी है, मतलब एक दूसरे से दबी हुई है, किससे, किसकी मतलब इन द रिमेन्स ऑफ, किसके ऊपर दबी हुई है, वैसे रूलर्स, वैसे लोग, वैसे एब्सोल्यूटिक इंस्टीट्यूशंस में, जिसका मतलब क्या है, वैसे रूलर्स जहाँ सारी पावर किसी एक इंसान के हाथ में। तो पूरी पृथ्वी है, जो पूरी प्रजाति है, पूरी पृथ्वी है, वो पूरी दबी हुई है एक रूलर के पावर के नीचे, ताकत के नीचे। उसका कहना है कि हम सब फ्रीडम में रहते हैं। उसका विजुअलाइजेशन बहुत अच्छा है बच्चों, उसका है कि हम सब फ्रीडम में रहते हैं, हमें सबको एक दूसरे का इंडिविजुअल राइट होना चाहिए। लेकिन उसके हिसाब से हमारी पूरी दुनिया शैटर्ड हो चुकी है, दबी हुई है, किसके कब्रों के नीचे दबी हुई है, एक ऐसा राजा जिसके हाथ में सारी पावर, उसके नीचे ये पूरी दुनिया, ये पूरी पृथ्वी दबी हुई है। ऑब्वियसली जब ब्रिटिश एम्पायर का टाइम था, ईस्ट इंडिया कंपनी, वी ऑल इंडियंस आर द सर्वेंट, हम पूरे इंडियंस किसके, हम वी ऑल इंडियंस आर शैटर्ड अंडर द रिमेन्स ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। तो अभी भी हम किसके, यहाँ पर ये जो बात कर रहा है, ये किसके रिमेन्स के अंदर दबा हुआ था, एक ऐसे रूलर, एक ऐसा शासन जहाँ पूरी की पूरी पावर या किसी एक इंसान, किसी रूलर के हाथ में दे दी जाती है, किसी एक इंस्टीट्यूशन के हाथ में दे दी जाती है। इंडिविजुअल राइट्स वहाँ पर नहीं थे, ठीक है। फ्रेडरिक्स का जो उटोपियन विजन था, ठीक है बच्चों, आप लोगों की बुक में भी ये वर्ड है उटोपियन विजन। उटोपियन विजन का मतलब क्या होता है, ये जो हमारा थर्ड विजन, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। 2 विजन्स हम लोग ने फ्रेडरिक के डिस्कस का, थर्ड जो है फ्रेडरिक का जो उटोपियन विजन। उटोपियन विजन एक ऐसा नज़रिया है जिसको हम लोग, एक ऐसा है जो एग्जिस्ट नहीं करता रियलिटी में, बट हम उसे रियलिटी बनाना चाहते हैं, जो रियल में है नहीं बट उसे हम रियल बनाना चाहते हैं। उस तरह के विजन्स को हम लोग कहते हैं उटोपियन विजन्स। तो जो फ्रेडरिक का उटोपियन विजन था, उसके हिसाब से जो पूरी दुनिया के लोग हैं ना, वो अलग अलग डिस्टेंस नेशंस में बटे हुए हैं, ठीक है।
और वो किसके थ्रू आइडेंटिफाइड होते हैं? फ्लैग्स एंड नेशनल कॉस्ट्यूम्स के थ्रू, विच इज़ वेरी ट्रू। इसका ये जो थर्ड विजन था ये बहुत सही था, ये जो इसका तीसरा नज़रिया था, जो विजन था इसका बिल्कुल सही था। हम पूरी दुनिया, ये पूरी दो ग्रुप, ये जो हमारी वर्ल्ड है पूरी, ये ग्रुप ऑफ पीपल अलग अलग समूह के लोगों में डिस्टिंक्ट अलग अलग नेशंस में बटी हुई है, जैसे बांग्लादेश, एशिया, साउथ अमेरिका, कोरिया, इंडिया, कह सकते हैं लखनऊ, लंदन, यूए, ये सब अलग अलग बटा हुआ है, ठीक है। और इसका आइडेंटिफिकेशन क्या है? इसका आइडेंटिफिकेशन उनके फ्लैग्स, जो हमारे नेशनल फ्लैग्स होते हैं वो, या जो हमारी नेशनल कॉस्ट्यूम्स होती हैं वो, हर जगह की नेशनल फ्लैग्स और कॉस्ट्यूम अलग अलग होती है। और जब हम एक भीड़ में खड़े होते हैं, जब हम एक स्टेट वाइज किसी मीटिंग में खड़े होंगे, हमें कैसे पता चलेगा वो अमेरिका का है, वो इंडिया का? क्यों? क्योंकि हम इंडिया का फ्लैग लेके अपना नेशनल कॉस्ट्यूम पहनते हैं, वो अमेरिका का फ्लैग लेके अपना नेशनल कॉस्ट्यूम पहना है, वो अफ्रीका का फ्लैग लेके अपना नेशनल कॉस्ट्यूम पहना है। तो इन दिस वे हम लोग अलग अलग डिस्टेंट स्टेट में बटे हुए हैं, और हमारी आइडेंटिफिकेशन किस तरह से होती है? हमारे फ्लैग्स और कॉस्ट्यूम्स के थ्रू होती है, ठीक है। उसका एक और भी मानना था, द फोर्थ वन, ये जो पूरा प्रोसेशन था, इसका एक मानना था कि पूरी दुनिया के ऊपर, जो पूरी दुनिया है उसके ऊपर ये जो ग्रेस है, ये ग्रेस है, ये जो सब कुछ चल रहा है, जो अच्छा है जो बुरा है, ये सब कुछ कौन शावर कर रहा है? गॉड शावर कर रहे हैं, ऊपर से भगवान है जो हमें ये सब कुछ देते हैं, ठीक है। उस टाइम पे बहुत सारा प्रोसेशंस वगैरह भी था, तो वो प्रोसेशंस किसके द्वारा लीड होता था? बाय द यूनाइटेड स्टेट एंड स्विट्ज़रलैंड, ठीक है। ये प्रोसेशन किसने लीड किया? स्विट्ज़रलैंड और यूनाइटेड स्टेट, बाय फ्रांस एंड जर्मनी, ठीक है। लेकिन जर्मनी के लोग जो थे, जर्मनी के लोग, ऐसे तो सभी लोग ने उस प्रोसेशन में हिस्सा लिया। अब हम लोग देखें तो बाहर की मोस्ट ऑफ द स्टेट्स जो है, जो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज है, स्विट्ज़रलैंड है, फ्रांस है, जर्मनी, इन सब ने एक प्रोसेशन जो लीड हुआ था, यूनाइटेड स्टेट ने जो प्रोसेशन लीड किया था उसमें हिस्सा लिया था। लेकिन जो जर्मनी में हुआ, जर्मनी के लोगों ने जब इसमें हिस्सा लिया तो जर्मनी के पीछे, जर्मनी के लोग फॉलो करते करते ऑस्ट्रिया के लोग में भी इस प्रोसेशन में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। और उसके बाद जर्मनी 2 स्लाइसेस में है, ठीक है। स्लाइसेस मतलब क्या होता है? ऐसा इटालियन लैंड जो मेडिटेरियन सी के बीचों बीच में है, ठीक है, ठीक है। लैम्बार्डी हो गया, पोलैंड हो गया, इंग्लैंड हो गया, आयरलैंड हो गया, हंगरी हो गया, रशिया हो गया, ये सारे जितने भी अदर किंगडम्स थे, ये सब ने जर्मनी को फॉलो करते करते उस प्रोसेशन में हिस्सा लेना शुरू कर दिया, ठीक है। अब तो ये हमने पढ़ लिया कि इनके सारे के सारे फ्रेडरिक के विजन्स क्या क्या थे। उस टाइम पीरियड पे, नेशनलिज्म टाइम पीरियड पे क्या हुआ था। अभी भी हमने राइज ऑफ नेशनलिज्म स्टार्ट नहीं किया बच्चों, अभी हम नेशनलिज्म ही पढ़ रहे हैं। इससे पहले कि हम नेशनलिज्म सब में, मैंने आप लोगों को यही चीज़ बताई थी कि हमें फ्रेडरिक क्या है, वो क्या सोचता है, उसकी विजुअलाइजेशन क्या है, उसे समझना पड़ेगा। तो अभी हम लोग उसी चीज़ को समझ रहे थे, ठीक है। ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी के जो जब टाइम था, वो हमारा जो नेशनलिज्म था वो एक फोर्स की तरह इमर्ज हुआ। नेशनल देशभक्ति की जो भावना थी ना, जो प्रोसेशन निकाला यूनाइटेड स्टेट ने, देशभक्ति के अंदर जो प्रोसेशन लीड किया उन लोगों ने, उस प्रोसेशन में देशभक्ति स्विट्ज़रलैंड में भी जा गई, फ्रांस में भी जा गई, जर्मनी में भी जा गई। फिर जर्मनी के लोगों में जब प्रोसेशन, जब देशभक्ति नेशनलिज्म ग्रो होना शुरू हुई, तो उसका देखा देखी और भी अलग अलग किंगडम्स ने क्या किया, नेशनलिज्म के नाम पे प्रोसेशन में पार्ट लेना शुरू कर दिया। तो जो उस टाइम पीरियड पे, 19th सेंचुरी के टाइम पीरियड पे नेशनलिज्म जो थी, जो देशभक्ति की भावना थी, वो लोगों में बिल्कुल फोर्स, मतलब एक बहाव के जैसा, यू कांट, एक ऐसा फोर्स जिसको तुम रोक नहीं सकते, ठीक है, उसके जैसा स्टार्ट होना शुरू हो गया, ठीक है। जिसने यूरोप में, मतलब टोटल जो हमारा यूरोप होता है ना, उसमें बहुत ड्रास्टिक और बहुत बड़े बड़े चेंजेस लाए। और ये चेंजेस सिर्फ उनकी इंडिविजुअल पर्सनल लाइफ में नहीं था, पॉलिटिकल वे भी, और मेंटल वर्ल्ड ऑफ द यूरोप जिसको हम लोग कहते हैं, लोगों की मेंटालिटी, लोगों की सोच, लोगों के रहने का तरीका, लोगों के सोचने का तरीका, वो जो एक इंसान के रूल के अंदर जीने का तरीका था, जो उनकी मेंटालिटी थी, जो पॉलिटिकल व्यूज़ थे, ये सारे चेंज होना शुरू हो गए जैसे ही नेशनलिज्म यहाँ पर ग्रो करना शुरू किया। और ये ग्रोथमेंट कहाँ से हुई? विद द प्रोसेशन दैट लीड बाय यूनाइटेड स्टेट, ओके। उसके बाद क्या हुआ ना, ये जो सारे हमारे नेशनलिज्म की भावनाएं जो मरती चली गई, इसने क्या किया, इसने एट द एंड एक रिजल्ट हमें मिला। इन सब से हमें क्या समझ आता है, ठीक है,
इन सब से हमें ये समझ आता है कि जब लोग देशभक्ति की भावना समझने लगते, जब उन्हें पता चलता है कि हमारा अलग एक संविधान है, हमारा अलग एक देश है, हमारे अलग कुछ राइट्स हैं, तब हमारा पूरा इमर्जेंस, हमें एक नई चीज़ की शुरुआत होती, नई चीज़ जन्म लेती है, और वो क्या है? द इमर्जेंस ऑफ आवर नेशनल स्टेट। फिर क्या हुआ? एज अ रिजल्ट ये सारे चेंजेस ने नए नेशनल स्टेट के इमर्जेंस को स्टार्ट कर दिया। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब हम लोग आगे नेशनल इमर्जेंस ऑफ नेशनल स्टेट एंड द राइज ऑफ नेशनलिज्म जो है, एक्चुअल में जो राइज ऑफ नेशनलिज्म है, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। एंड बिफोर दैट प्लीज़ आप लोग नोट्स पढ़ लीजिएगा। जो आज मैंने आप लोगों को समझाया है वो अच्छे से घर में नोट्स में पढ़ ली, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये व्यूज़, विजन्स और ये जो नेशनलिज्म की जो फीलिंग थी सबके अंदर, राइज ऑफ नेशनलिज्म, ये स्टार्ट कहाँ से हुआ था, एंड कहाँ, व्हाट इज़ द मेन reason. Okay, that's all for today. Study hard. All the best. हो गया।